मेरे सभी मित्रजनों को नमस्ते। मेरे आदरणीय गुरुवर्य एवं आयुर्वेद के देवता श्री धन्वंतरी जी, इनको प्रणाम करके हम आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। शशि ड्रीम फाउंडेशन ने ये जो लेक्चर सीरीज शुरू की है, जो करियर काउंसलिंग से रिगार्डिंग है, ये एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम शुरू किया है, जो कि कहा जाता है लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट जिसे कहा जाता है आफ्टर 12, वो उस वक्त अकॉर्डिंग एज, अकॉर्डिंग मैच्योरिटी लाइफ में कौन सा करियर चूज करना चाहिए, 12th स्टूडेंट में क्या कैपेबिलिटीज है, उसके अनुसार उसको क्या करियर चूज करना चाहिए, इसके रिगार्डिंग ये करियर काउंसलिंग लेक्चर सीरीज जो है ये शशि ड्रीम फाउंडेशन ने स्टार्ट की है। और उस सीरीज में एक BAMS कोर्स के ऊपर लाइव टॉक करने के लिए मुझे शशि ड्रीम फाउंडेशन ने अपॉर्चुनिटी दी है। उसके लिए मैं उनका तहे दिल से आभार मानता हूँ और आज के सेशन को स्टार्ट करता हूँ। तो मित्रों, मेरा नाम है डॉक्टर अंकुश ज्ञानदेव दिकोटवार। डॉक्टर से अच्छा मैं वैद्य, ये जो शब्द है उसका प्रयोग करना उचित मानता हूँ मेरे लिए, बिकॉज आई एम फ्रॉम आयुर्वेद स्ट्रीम। तो मेरा नाम है वैद्य अंकुश ज्ञानदेव दिकोटवार। बेसिकली मैंने BAMS किया है। BAMS किया है मैंने श्री गुरुदेव आयुर्वेद महाविद्यालय एवं भोजनालय, जो कि स्थित है गुरुकुंज आश्रम मोजरी, नवरात्रि डिस्ट्रिक्ट में आता है ये। उसके बाद मैंने MD किया है आयुर्वेद में, वो नागपुर डिस्ट्रिक्ट, मतलब नागपुर में एक कॉलेज है, गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज एंड हॉस्पिटल, वहां से मेरा PG हुआ है, मतलब MD हुआ है। साथ साथ ही मैंने मेरे करियर के हिसाब से और मुझे जिसका बेनिफिट हो, DNYS, डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस, ये एक डिप्लोमा भी किया है जो न्यू दिल्ली से किया है। अब मैं एज ए मेडिकल ऑफिसर करके PHC है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पाटन साउथ, वहाँ पे मैं एज ए मेडिकल ऑफिसर जॉब करता हूँ। वहाँ पे मैं एज ए मेडिकल ऑफिसर काम करता हूँ और साथ साथ ही एज ए विजिटिंग आयुर्वेद प्रैक्टिशनर करके मैं मेरे पर्सनल जो पेशेंट्स हैं, मेरे जो खुद के पेशेंट्स हैं, वो मैं देखता हूँ। मैं 1.5-2 साल से आयुर्वेद चिकित्सा कर रहा हूँ खुद मतलब मेरा खुद का सेटअप है ऐसा खुद की। और मेरे कई सारे दोस्त हैं, उनके भी पेशेंट्स रहते हैं, उनके पेशेंट्स को भी कंसल्ट करने के लिए मैं चाहता हूँ। तो ये एक्सपीरियंस हो गया मेरा 1.5-2 साल का। और जब मैं PG में था तो वो एक हो गया 3 साल का। उस वक्त भी हमें पेशेंट्स वगैरह यही संभालने थे। तो बेसिकली जब मैं 10वीं में था, 10वीं के बाद क्या करेंगे, मैं आगे क्या लेंगे, कॉमर्स लेंगे, साइंस लेंगे, तो पहले से इच्छा हुई थी बनना डॉक्टर ही है। साइंस दिया, जनरल साइंस दिया। उसमें क्या होता है, आपको मैथ्स भी रहता है, आपको बायो भी रहता है। लेकिन अगर आपको डॉक्टर ही बनना है, आपका डिसीजन अगर फिक्स है, तो आप लोग 12th में ही, मतलब जब 11th में एडमिशन लेंगे साइंस के लिए, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की एक ग्रुप रहता है, उसी में ही एडमिशन लीजिए। जिन लोगों को इंजीनियरिंग करना है वो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ले ही लेते हैं, उनका टॉपिक अलग, उनके बारे में यहाँ पे बात नहीं करेंगे। लेकिन जिनका डिसीजन ऑलरेडी हो चुका है कि मुझे बनना तो डॉक्टर ही है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये जो ग्रुप रहता है PCB ग्रुप, आप 11th 12th में इसी को चूज कीजिएगा। या फिर अभी फिशरीज करके आया है एक, जब मैं था 12वीं तो फिशरीज करके था, तो वही लीजिएगा।
उससे आपके जो आपके ऊपर जो लोड आने वाला है स्टडी का वो भी कम हो जाएगा, और जितना रहेगा उतना फोकस्ड लोड रहेगा। इसीलिए पीसीबी ग्रुप, बायो ग्रुप जिसे कहते हैं, 12th में आप उसी को प्रीफर कीजिएगा। तो तो थोड़े थोड़े शब्द मैं भी आयुर्वेद के बारे में कहना चाहूँगा। तो आयुर्वेद बेसिकली क्या है? अभी चांदोले सर का लेक्चर को भी कहा था कि होम्योपैथी क्या है, कहाँ से उसका किसने इन्वेंट किया। तो बेसिकली आयुर्वेद जो है वो आयुर्वेद जो आयुर्वेद है, ये आयुर्वेद बहुत ही प्राचीन है, हजारों साल पहले का मेडिकल साइंस हम इसे कह सकते हैं। हजारों साल पहले आयुर्वेद के ऋषि मुनियों ने इसे लिखा था, जिसको जैसे एक है आचार्य चरक, एक है आचार्य सुश्रुत, एक है आचार्य वाग्भट। ये तीनों संहिता है, एक है चरक संहिता, एक है सुश्रुत संहिता और एक है वाग्भट संहिता। इन्होंने कई सारे ऑब्जर्वेशंस करके इनका एक बुक बनाया, वो ग्रंथ जैसा है, और इन्हीं प्राचीन ग्रंथों को आयुर्वेद की भाषा में संहिता कहते हैं। तो हमें आयुर्वेद क्या सिखाता है, और बेसिकली आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद मतलब अगर आपको एक आदि व्याधि हो गई है, आपको अगर एक डिसीज हो चुका है, तो आप उसकी ट्रीटमेंट करो, ये तो बताता ही है। लेकिन साथ में स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, इसका अर्थ यह है कि जो स्वस्थ व्यक्ति है वो स्वस्थ व्यक्ति जीवन भर स्वस्थ कैसा रहेगा, ये इसके बारे में उपदेश पहले करता है। और अगर वही स्वस्थ व्यक्ति किसी व्याधि से पीड़ित हो जाए तो उसकी चिकित्सा भी साथ में दी गई है। लेकिन सबसे पहले आयुर्वेद में क्या दिया है? हेल्दी पीपल, हेल्दी इंडिविजुअल को हेल्दी ही कैसे। आयुर्वेद में दिनचर्या, आयुर्वेद में ऋतुचर्या, ये भी वर्णन की गई है। आप सुबह कितने बजे उठना एक्सपेक्टेड है, उसके बाद आपने क्या क्या करना चाहिए, ये भी एक्सपेक्टेड है। मैं आपको ऋतुचर्या का एक ये बताना चाहूंगा, ऋतुचर्या का आपको मैं एक इम्पोर्टेंस बताना चाहूंगा। अभी क्या हुआ है, समर एंड होने वाला है, समर एंड हो ही रहा है, और जून है, जून का फर्स्ट सेकंड वीक चल रहा है, सेकंड वीक चल रहा है जून का। तो अभी बारिश के दिन है, बारिश धीरे धीरे आ रही है। तो जब कोई ऋतु, जिसको ऋतु कहते हैं, ऋतु चक्र कहते हैं, जैसा ऋतुचर्या दी है, तो ये जो ऋतु रहते हैं, एक ऋतु खत्म होकर जब दूसरा ऋतु स्टार्ट होता है, तो पहले जो ऋतु चालू है पहले से, उसके आखिर के दिन, और जो पहला है जो ऋतु आने वाला है उसके पहले के 15 दिन, ये टाइमिंग होता है ना, ये टाइमिंग में आपको बहुत संभल के रहना पड़ता है। आपको धीरे धीरे अगला ऋतु जो आने वाला है उसके साथ एडाप्टेशंस करना पड़ता है, आपको डाइटरी हैबिट्स चेंज करने पड़ते हैं। और अगर आपने वैसा नहीं किया तो यही एक पीरियड है जिस पीरियड में सबसे ज्यादा तबीयत खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो ये पीरियड में एक्चुअल में कैसा करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, डाइटरी हैबिट्स क्या रहना चाहिए, इसको डाइटरी हैबिट्स रहना कैसा, इसको आयुर्वेद में आहार एवं विहार है। तो ये दिया हुआ है आयुर्वेद में ऋतुचर्या के अंदर। मतलब मेन मोटो ऑफ आयुर्वेद क्या है कि स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ कैसे रखे। आप अगर किसी व्याधि से पीड़ित हो चुके हो तो आपको चिकित्सा के लिए क्या उपाय योजना है, वो आयुर्वेद ने दिया है। ये हो गया एक बेसिकली आयुर्वेद के बारे में। अब जब मैं 12th में था तो मैंने जनरल साइंस लिया था। जनरल साइंस मतलब उसमें मैथ्स भी था, उसमें बायो भी था। 12th में था तब मैं एक पता था मुझे, मैं पहले से डिसाइड कर लिया था कि मुझे बनना है तो डॉक्टर ही बनना है। लेकिन अब डॉक्टर बनेंगे तो बहुत सारी स्ट्रीम्स है, MBBS है, BHMS है, BHMS मतलब होम्योपैथी है, BAMS है, BDS है, BDS मतलब डेंटल,
साथ में यूनानी भी है। तो मेरे एक घर के दो तीन मतलब नेबर ही थे, दो तीन घर बाजू में एक हमारे नेबर थे। तो वो काफी एजुकेटेड थे, मतलब उनका पीएचडी हो चुका था माइक्रोबायोलॉजी, वो भी साइंस के ही विद्यार्थी थे। तो उनके पास में एक बार मेरे बारे में बात करने के लिए कि सर मैं आ गया क्या करूँ क्या नहीं। उन्होंने मुझे पूछा कि आपको आगे क्या बनना है? तो डॉक्टर ही बनना है। तो उन्होंने जस्ट पूरा उनका मुझे बताने के बाद उन्होंने मुझे एक वर्ड कहा था कि अगर आपको डॉक्टर बनना ही है तो कुछ ऐसा बोलो कि जिसमें लोग जो परेशान हो जाते हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए बनो। मतलब जो क्रॉनिक डिसीजेस है या फिर जो बहुत पुराने व्याधि जो है जिसको व्यवहारिक भाषा में जुनाट कहते हैं, जुनाट रोग या फिर जुनाट आजार, तो उसमें अगर आप कुछ कर सकते हो तो वैसा देखिए। ऐसा उन्होंने मुझे कहा था। ऐसा कहाँ पे मिलेगा? अभी मुझे तो पता नहीं, मैं आपके पास आया हूँ। तो फिर आगे 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 कि जब मैं चला तब मुझे पता चला कि ये जो है सीखने को मिलेगा आयुर्वेद, इसीलिए मैं आयुर्वेद में मैंने एडमिशन लिया फर्स्ट ईयर। और मेरे तो घर में से, मेरे पूरे फैमिली में से मैं अकेला ही डॉक्टर हूँ। मेरे जो पिताजी हैं वो पिताजी एक सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी में एज ए लैब असिस्टेंट करके थे। तो उनका तो कोई मतलब यही नहीं था, ये फील्ड से कुछ भी नाता नहीं था। लेकिन मुझे यही करना था, इसलिए मैं ये फील्ड में आया। तो अगर आपको डॉक्टर ही बनना है तो आपको पीसीपी को ढूंढना पड़ेगा, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। लेकिन उसी के साथ साथ आपको कौन सी ऐसी परीक्षाएं होती है आयुर्वेद में एडमिशन लेने के लिए, या फिर कौन सी ऐसी एग्जाम्स कंडक्ट होती है, 1 होते हैं या 10 होते हैं, उसके बारे में। तो अगर आपको बीएएमएस में एडमिशन लेना है तो आपको ऑल ओवर इंडिया लेवल पे एक एग्जाम है जिसे कहते हैं, एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट है जो ऑल ओवर इंडिया लेवल पे कंडक्ट होती है। ये नीट जो है ये अभी आई है, ये ऑल इंडिया लेवल की है। और इसके पहले जो था वो स्टेट बाय स्टेट ये होता था, एग्जाम्स कंडक्ट होते थे। लेकिन अभी ऑल इंडिया लेवल की एक ही एग्जाम आई है जिसको हम कहते हैं नीट। तो ये नीट देने के बाद उसका रिजल्ट आता है। उसका रिजल्ट आने के बाद आपको आपका स्कोरिंग देखना होता है, आपको आपका मेरिट लिस्ट नंबर जो रहता है वो देखना होता है। उसके बाद प्रेफरेंस फॉर्म का नोटिफिकेशन आपको आता है। जो प्रेफरेंस फॉर्म्स रहते हैं उस प्रेफरेंस फॉर्म्स में आपको कॉलेज फिलअप करना होता है। पहले प्रेफरेंस पे आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, सेकंड प्रेफरेंस पे आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, थर्ड प्रेफरेंस पे आपको कौन सा कॉलेज चाहिए। तो आपके रैंकिंग के और आपके स्कोरिंग के अनुसार आपको कॉलेज अलॉट होता है। तो इसके लिए अभी जी बताएंगे, जी आपको बताएंगे, ये भी मैं तो कॉलेज अलॉट होता है। तो अभी आयुर्वेद के कॉलेजेस कौन से हैं और अच्छे कौन से हैं। तो अगर देखा जाए तो अच्छे कौन से और बुरे कौन से ऐसा कुछ होता नहीं, सभी कॉलेजेस अच्छे ही होते हैं, थोड़ा और नीचे रहता। तो मैं बेसिकली एक सीरियल वाइज बताना चाहूँगा। अगर आप नॉर्थ में जाएंगे तो नॉर्थ में एक बीएचयू है, मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। उसमें आईएमएस के अंडर बीएएमएस ये कोर्स है। तो वो एक कॉलेज हो गया। उसके बाद न्यू दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ये एक कॉलेज है। उसके बाद आप
जामनगर में जाएंगे। जामनगर बेसिकली इन गुजरात। सो वहाँ पे जामनगर में एक कॉलेज है, वहाँ पे आप आगे अगर आपको एमडी करना है तो उसके लिए भी दैट्स नॉट पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन राइट नाउ। उसके बाद आप अगर यहाँ पे जाओगे, राजस्थान में आओगे, तो राजस्थान में जयपुर में एक कॉलेज है एनआई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर। उसके बाद अगर आप महाराष्ट्र में आओगे तो महाराष्ट्र में बेसिकली एक्चुअली कॉलेजेस प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस बहुत सारी है। मैं ये जो बता रहा हूँ आपको ये ओनली एंड ओनली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बता रहा हूँ। तो महाराष्ट्र में प्योर गवर्नमेंट कॉलेजेस 5 है। एक नागपुर में है, एक नांदेड़ में है, एक उस्मानाबाद में है, एक मुंबई में है और एक जलगांव। तो मुंबई के कॉलेज का नाम है आर्यपुत्तर, मुंबई के कॉलेज का नाम है आर्यपुत्तर और बाकी जितने भी कॉलेजेस है उनको सबको गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज एंड हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। और रही बात इनसे अलग तो एक अहमदनगर में एक कॉलेज है जिसका नाम है जीएस पुणे। बहुत ही ज्यादा पुराना कॉलेज है और बहुत ही अच्छा कॉलेज है। इस कॉलेज को 100 साल पूरे हो चुके हैं। साथ ही साथ पुणे में एक कॉलेज है टिळक आयुर्वेद महाविद्यालय, ये भी काफी अच्छा कॉलेज है। नासिक में है एक एएसएस आयुर्वेद सेवा संघ आयुर्वेद कॉलेज का, काफी अच्छा। और साथ ही में मैं आपको साउथ रीजन्स के कुछ कॉलेजेस है वो भी बताना चाहूँगा। तो साउथ रीजन में एक है कोट्टक्कल आयुर्वेद, मतलब कोट्टक्कल ये एक वैद्य रत्न पीएस वारियर आयुर्वेद कॉलेज है। ये बहुत अच्छा कॉलेज है। उसके बाद आता है त्रिवेंद्रम में एक गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज है। उसके बाद कोची में एक है, कोची में एक जो कॉलेज है उसका नाम मैं आपको बताना चाहूंगा। उसका नाम है त्रिपुणतरा आयुर्वेद कॉलेज। ये है कोची के इसका नाम। ये जो मैंने कॉलेजेस बताए हैं आखिर में, ये कॉलेजेस साउथ रीजन के। अभी इन कॉलेजों की जो भी कुछ फीस वगैरह होंगी वो फीस स्ट्रक्चर हार्डली अराउंड 50 to 30, नॉट मोर देन दैट। थोड़ा हो सकता है आगे पीछे कम ज्यादा हो सकता है, बट उसके कोई इतना इशू नहीं है। अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको एडमिशन लेने के बाद आपको, अगर आप फ्रीशिप के लिए एलिजिबल हो तो आपको फ्रीशिप भी मिलता है। अगर आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलता है। आपका ईयरली इनकम, आपका ईयरली इनकम क्या है वो क्राइटेरिया है उसके लिए, उसके हिसाब से वो एक रहता है। तो ये कॉलेज के फीस के हिसाब से हो गया। अगर आपको कॉलेज चूज करना है, अगर आपको एक आधे महाविद्यालय में एडमिशन लेनी, उस महाविद्यालय का आपको अगर चयन करना है, आप उसके लिए क्या करेंगे? तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आप कॉलेज चयन करते वक्त गवर्नमेंट कॉलेजेस को ज़्यादा प्रेफर कीजिए, गवर्नमेंट कॉलेजेस को फर्स्ट प्रेफर कीजिए। और जो कॉलेजेस सिटी में है, सिटी मतलब जो मेट्रो सिटीज होते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्लेस जो होते हैं, उनको ही आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर दीजिए। इस चीज़ का मैं आपको एक रीजन बताऊँ। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो गवर्नमेंट कॉलेज में इतने ज़्यादा पेशेंट्स होते हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, तो इतना ज़्यादा काम होता है कि आपकी जो प्रैक्टिस है, पेशेंट्स, नंबर ऑफ पेशेंट्स देखने की जो संख्या है वो वहाँ पे आपको पूरी मिलती है। इसीलिए इसी कारण अगर जब आप कॉलेज चूज करना है तो कॉलेज चयन करते वक्त आप मेट्रो सिटीज, डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस में जो कॉलेजेस है उन्हीं को देखिएगा, उन्हीं को चयन कीजिएगा। और जैसा कि मैंने कहा, टिळक आयुर्वेद महाविद्यालय ये पुणे में बेस्ड है बेसिकली। नासिक का जो बोला मैंने एएसएस का, वो भी पुणे में
टेस्ट है कि, और बाकी जितने कॉलेजेस बताए हैं मैंने जैसे गवर्नमेंट हायर कॉलेजेस वो भी स्ट्रिक्ट नहीं है। और अगर आप कहेंगे कि मेरा कॉलेज बेसिकली गुरुकुल जो आश्रम में था, आपने तो सर वहाँ से पढ़ाई की है, तो मैं आपको मेरे कॉलेज के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरे कॉलेज के बारे में ऐसा है, मेरा कॉलेज अमरावती से 33 किलोमीटर टुवर्ड्स नागपुर है, और मेरे कॉलेज से आगे 30 किलोमीटर, ये 60 किलोमीटर के रेडियस में मेरा कॉलेज जब मैं पढ़ता था तब 100 to 120 बेडेड था, अभी बेड्स बढ़ गए होंगे शायद। तो 60 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी रूरल हॉस्पिटल नहीं था और कोई भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं था। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अगर आपको जाना है तो आपको 33 किलोमीटर आपको क्रॉस करना ही करना है। तो ये हमारे कॉलेज में मेरे बैच के वक्त पढ़ने वाले तो सबसे बड़ा फायदा यही हुआ है कि 60 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी रुग्णालय या कोई भी इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं था जिसमें 100 to 120 बेड्स होंगे। और इसी वजह से हमारे कॉलेज के हॉस्पिटल में जो फ्लो था पेशेंट्स का वो बहुत ही अच्छा था, और इसीलिए हमें वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा और अच्छे पेशेंट्स देखने को मिले और बहुत ज़्यादा सीखने को मिले। तो ये तो हो गई कॉलेजेस की बात। और अभी यहाँ पे बहुत आ रहे हैं आपके जॉब बताओ, तो ये हो गई कॉलेज की बात। आपका एडमिशन कैसे मिलेगा, 12th में आपको क्या लेना है, आपको एडमिशन कैसे मिलेगा, और आपको कॉलेज चूज करते हो क्या क्या करना है, ये सब मैंने आपको अभी बता दिया। अभी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो पहले ये पता होना चाहिए कि ये जो BA-MS कोर्स है, ये BA-MS कोर्स कितने सालों का है। BA-MS का मैं एक लॉन्ग फॉर्म बता देना चाहूँगा, और BA-MS कोर्स कहने के मतलब BA-MS कोर्स ये जो वर्ड है, इससे ज़्यादा मैं आयुर्वेद ये वर्ड यूज करना चाहूँगा। तो ये जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद डिग्री जो है ये कितने सालों की है। बेसिकली ये जो डिग्री है ये 5.5 साल 5.5 years की है। इसका डिवाइडेशन जो अभी है ईयर्स का वो ऐसा है, फर्स्ट ईयर है 1 साल का, सेकंड ईयर है 1 साल का, थर्ड ईयर 1 साल का, तो और फोर्थ ईयर जो है वो 1.5 साल का। ये हो गए आपके 4.5, और इसके साथ साथ आपको 1 साल अंतर्वासीयता प्रशिक्षण रहता है जिसको कहते हैं इंटर्नशिप पीरियड। तो ये 1 साल अगर आपको 4.5 साल में जोड़ दे तो ऐसा हो जाता है टोटल 5.5 साल। तो फर्स्ट ईयर में क्या रहता है, फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट्स रहते हैं, अभी ये आयुर्वेद है, प्राचीन है, ऋषि मुनियों ने लिखा है, इनके ग्रंथों को संहिता कहते हैं। तो इनकी एक खुद की लैंग्वेज है जिसको संस्कृत कहते हैं, क्योंकि हर जगह एक अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। वैसे आयुर्वेद की जो लैंग्वेज है उसे संस्कृत कहते हैं। तो जो संहिता है वो संहिता बेसिकली संस्कृत में ही लिखी गई है। तो अगर आपको उसको समझना है तो आप, और आयुर्वेद की भाषा को अगर समझना है तो आपको संस्कृत का अध्ययन करना पड़ेगा, आपको संस्कृत का पठन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट्स रहते हैं उसमें संस्कृत भी एक है कि अगर आपका फर्स्ट ईयर में बेसिक संस्कृत जो लैंग्वेज का बेसिक है, अगर आपको वो क्लियर हो जाए तो आपको आगे के जो है, मतलब संस्कृत इज द बेस टू अंडरस्टैंड आयुर्वेद लैंग्वेज। तो आपका अगर बेस क्लियर हो जाए अच्छे से फर्स्ट ईयर में ही तो आपको आगे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए वो संस्कृत एक रहता है, साथ में पदार्थ विज्ञान रहता है, इसमें भी आयुर्वेद के कंसेप्ट्स दिए हुए हैं। साथ ही साथ आपको शरीर रचना करके एक सब्जेक्ट रहता है और शरीर क्रिया करके एक सब्जेक्ट रहता है। मैं बेसिकली सब्जेक्ट्स के जो नाम हैं वो वही नाम ले रहा हूँ क्योंकि जो स्टूडेंट्स है वो स्टूडेंट्स को समझना चाहिए कि जो सब्जेक्ट्स के नाम है वो सब्जेक्ट के नाम भी संस्कृत में ही दिए हुए हैं। तो
शरीर रचना मतलब एनाटॉमी एंड शरीर क्रिया मतलब फिजियोलॉजी। तो शरीर रचना में आपको टोटल बॉडी स्ट्रक्चर्स वगैरह क्या है, हार्ट कहाँ पे होता है, लिवर कहाँ पे होता है, आपके ब्रेन का कैसा स्ट्रक्चर है, आपके आईज का कैसा स्ट्रक्चर है, वो सब बताएंगे। साथ ही में आपको उसके प्रैक्टिकल्स में बॉडी डिसेक्शन भी रहता है। और शरीर क्रिया मतलब अपने शरीर में जो कुछ भी हो रहा है तो वो जो है वो कैसे हो रहा है, उसकी कैसी कैसी क्रियाएं होती है, मतलब सिंपल फिजियोलॉजी आपको क्या। ये फर्स्ट ईयर में आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी रहता ही है, सभी कोर्सेज में रहता है, लेकिन साथ साथ आयुर्वेद को आगे समझने के लिए संस्कृत को पता भी है, ये दो सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। सेकंड ईयर में जाने के बाद आपको सब्जेक्ट्स रहते हैं जिसका नाम है रसशास्त्र एंड वैशिष्ट्य कल्पना, द्रव्यगुण विज्ञान, स्वस्थ वृत्त विज्ञान, अगध तंत्र एवं विधि वैद्य। और फर्स्ट ईयर में एक ग्रंथ अष्टांग हृदय करके रहता है, तो सेकंड ईयर में एक चरक संहिता, जो मैंने सबसे पहले बोलना शुरू किया था, तो सबसे चरक आचार्य चरक नाम लिया था, उनकी जो संहिता है उनको कहते हैं चरक संहिता। वो चरक संहिता दो पार्ट में डिवाइड करके दी, दो पार्ट में है, एक पूर्वार्ध एक उत्तरार्ध। तो जो पूर्वार्ध है वो पूर्वार्ध सेकंड ईयर में है, और जो उत्तरार्ध है वो उत्तरार्ध फाइनल ईयर में आता है। तो ये एक है। अभी रसशास्त्र और वैशिष्ट्य कल्पना में क्या है, रसशास्त्र और वैशिष्ट्य कल्पना मतलब फार्मास्यूटिकल्स है। इसमें आयुर्वेद में अगर आप कभी डॉक्टर्स के पास गए होंगे, किसी आयुर्वेद पास, या आपके रिलेटिव्स गए होंगे या आप खुद गए होंगे, उनका जो मेडिसिन फॉर्म रहता है वो मेडिसिन फॉर्म रहता है, तो पाउडर फॉर्म रहता है जिसको हम चूज कहते हैं, या तो फिर टैबलेट फॉर्म रहता है जो जिसको हम ऊटी या वटी कहते हैं, या तो फिर एक लिक्विड रहता है। लिक्विड में बहुत सारे फॉर्म्स आते हैं, क्वाथ भी आता है, आसव भी आता है, अरिष्ट आसव भी आता है, अरिष्ट भी आता है, आसव भी आता है, क्वाथ भी आता है। कुछ कुछ सेमी सॉलिड फॉर्म्स रहते हैं जिसको अवयव वगैरह कहते हैं। तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो रसशास्त्र एवं वैशिष्ट्य कल्पना, ये जो है विषय, इस विषय में आपको यही बताते हैं कि ये कुटी निर्माण कैसे करना है, ये वटी निर्माण कैसे करना है, इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। तो ये सभी बातें आपको उसमें बताते हैं, वो सब साथ साथ कौन से व्याधि में आप उपयुक्तता ले सकते हो, कौन से व्याधि में उपयुक्त है, ये भी आपको रसशास्त्र एवं वैशिष्ट्य कल्पना, ये जो विषय है इसमें आपको पढ़ने को मिल जाता है। दूसरा सब्जेक्ट जो बताया मैंने, द्रव्य गुण। ये द्रव्य गुण मतलब जो औषधि पेड़ है, जिसको हम कहेंगे हर्ब्स कहेंगे, आयुर्वेद हर्ब्स, तो उसके क्या क्या गुण धर्म है, वो जो है औषधि द्रव्य, वो औषधि द्रव्य कौन से व्याधि पे उपयुक्त है, ये आपको द्रव्य गुण में पता चलता है। साथ ही में एक रोग निदान करके भी एक विषय है। रोग निदान में आपको जो मनुष्य है वो मनुष्य को जो भी व्याधि होती है, वो व्याधि से मनुष्य पीड़ित होता है, तो वो पीड़ित कैसे होता है, उसके पीछे क्या कारण है, शरीर में ऐसा क्या होता होगा जिसकी वजह से मनुष्य को व्याधि होता है। अगर ये व्याधि हो रहा है तो इसके लिए प्रतिबंधात्मक उपाय क्या करना चाहिए, ये सभी बातें, मतलब व्याधि के बारे में पूरा जो विज्ञान है वो निदान में दिया हुआ है। रसशास्त्र हो गया, द्रव्य गुण हो गया, उसके बाद निदान हो गया, स्वस्थ ये जो है, इसमें जो सबसे पहले मैंने कहा था स्वस्थ से स्वस्थ रक्षण, उसके रिलेटेड जो कहा था कि दिनचर्या एवं ऋतुचर्या, साथ ही में योगा, इन सबसे रिलेटेड बातें, आपके डाइटरी हैबिट्स वगैरह, ये सब आपको स्वस्थ रूप में मिलता है। तो
उसके बाद अगध तंत्र, एक्चुअल में अगध तंत्र एवं विधि वैद्य। अगध तंत्र का मतलब बेसिकली जो विषारी द्रव्य वगैरह है, पॉइजनस सब्सटेंसेस वगैरह है, उसका जो भी पूरा डिटेल है, विषय विज्ञान जिसे कहते हैं, वो पूरा का पूरा उस विषय के अंदर आता है। और इसके बारे में आचार्य सुश्रुत ने उनके संहिता में पहले से ही लिख के रखा है, जो कल्पस्थान में वो नॉट पार्ट ऑफ द डिस्कशन, वो आपको इस सब्जेक्ट में मिलता है। और फाइनल ईयर में आपको जो सब्जेक्ट्स रहते हैं वो रहता है प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग, शल्य चिकित्सा, शल्य तंत्र जिसे कहते हैं, शालाक्य तंत्र, काय चिकित्सा, कौमार वृत्य तंत्र। तो प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग, इसमें जो भी पार्ट है वो गायनेकोलॉजी से रिलेटेड है। गायनेकोलॉजी मतलब रिलेटेड टू डिसीजेस ऑफ वुमेन्स, प्रेगनेंसी, केयर ड्यूरिंग दैट प्रेगनेंसी, ये सभी बातें जो है वो प्रसूति तंत्र में मिलता है। उसके बाद कौमार वृत्य तंत्र मतलब बाल रोग, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जो भी व्याधि होते हैं उनसे रिलेटेड पूरा जो भी आपको डिटेल मिलेगा उस सब्जेक्ट्स के अंदर है। उसके बाद शल्य तंत्र मतलब सर्जरी। अभी आपको इससे पता ही चलता है सर्जरी। शशिकला ढोकेजी मधुमेहाबद्दल थोडी माहिती दे। एक्चुअली ये जो है करियर काउंसलिंग से रिलेटेड है, फिर भी मैं आपको दूंगा इसका बाद। तो सर्जरी, इसमें सर्जरी से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, सर्जरी पूरा आपको इसमें आ जाएगा। शालाक्य तंत्र को ऊर्ध्वांग कहते हैं। शालाक्य तंत्र मतलब ईयर, नोज, थ्रोट और आईज। शालाक्य तंत्र में ये सभी जो है बॉडी ऑर्गन्स, इनसे रिलेटेड डिसीज और उनकी ट्रीटमेंट दी। अब काय चिकित्सा मतलब काय मतलब शरीर, और शरीर की चिकित्सा जिसमें दी हुई है उसे कहते हैं काय चिकित्सा। बेसिकली ये हो गए आयुर्वेद के 4.5 साल, 4.5 इयर्स में आपको कौन से सब्जेक्ट्स रहेंगे, ये और क्या क्या रहेगा उसमें, ये हो गए 4.5 इयर्स के सब्जेक्ट, 4.5 इयर्स का। रही बात अंतर्वासिता प्रशिक्षण के 1 साल, तो उसमें उसका डिवाइडेशन ऐसा है कि 6 महीने रहते हैं आपके कॉलेज के, जिसमें आपको कॉलेज में काम करना पड़ता है, आपकी डिपार्टमेंट बाय डिपार्टमेंट आपकी ड्यूटी लगती है। 3 मंथ्स का रहता है आपको, एक तो रूरल हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करो या आप सिविल हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करो। ये आपको 2 ऑप्शन रहते हैं 3 मंथ्स के लिए। और नेक्स्ट 3 मंथ्स रहते हैं जिसमें पीएचसी मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे आपको जाके काम करना पड़ता है। तो ये ऐसे 5.5 साल में बीएएमएस का कोर्स है जो डिवाइड किया हुआ है। बीएएमएस के बाद हम क्या कर सकते हैं? बीएएमएस के बाद हम खुद की प्रैक्टिस सेटल कर सकते हैं। एक बात बताना मैं कि ये जो पूरा मैंने बताया सब्जेक्ट्स वगैरह, तो उसी से रिलेटेड मैं कुछ कहना चाहूँगा कि जो CCIM, MCIM, एक्चुअली CCIM या फिर MUHS मतलब महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस, ये BAMS जो है और जितने भी महाराष्ट्र में हेल्थ साइंसेस है, ये सभी के सभी हेल्थ साइंसेस MUHS से एफिलिएटेड है। तो इनका जो सिलेबस है, इन्होंने जो सिलेबस डिजाइन किया है BAMS के लिए फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर,
तो इसमें इन्होंने डिजाइन ऐसा किया है कि फर्स्ट ईयर में आपको शरीर रचना जो है, तो आपको शरीर रचना तो पढ़ना ही पढ़ना है, आयुर्वेद टर्मिनोलॉजीज के साथ पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन उसी के साथ साथ आपको एनाटॉमी भी पढ़ना है, जो मॉडर्न साइंस है उसमें का एनाटॉमी भी आपको पढ़ना है। क्रिया है तो क्रिया में आपको आयुर्वेद तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसी के साथ साथ आपको मॉडर्न वाला भी पढ़ना है। इसी प्रकार द्रव्य गुण जिसमें आपको फार्मेक पढ़ना है, अगर तत्व जिसमें आपको फोरेंसिक मेडिसिन और फॉरेंसिक मेडिसिन से अच्छा जो भी फॉरेंसिक साइंस है, एमएलसी वगैरह जो हो गया, अगर पेशेंट हैंगिंग है तो क्या हो गया, ये जो बातें हैं वो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। उसके बाद जो मैंने कहा था निदान, तो उसके लिए आपको पैथोलॉजी पढ़नी ही पढ़नी है। तो मतलब अलॉन्ग विद आयुर्वेद सब्जेक्ट्स आपको एलोपैथी के जो सब्जेक्ट्स है और उनका जो साइंस है, मॉडर्न साइंस, वो भी आपको पढ़ना है। इसके पीछे का रीजन क्या है? बिकॉज जो सिलेबस डिजाइनिंग है वो सिलेबस ही वैसा डिसाइड किया गया है कि आपको इसके साथ साथ ये भी पढ़ना है। तो ये एक बात जो है, ये बात मैं बताना भूल गया, इम्पोर्टेंट। तो बीएमएस के बाद हम क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट पे आते हैं। तो बीएमएस के बाद हम हमारा खुद का प्रैक्टिस सेटअप कर सकते हैं, हम हमारा खुद का हॉस्पिटल ओपन कर सकते हैं। ये हमारा पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, ऐसे कुछ रहते हैं कि जिनको प्रैक्टिस नहीं करना है। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं करना है, आपको अगर पेशेंट्स के कॉन्टेक्ट में नहीं रहना है, तो आप लोग एमपीएच कर सकते हो, मास्टर इन पब्लिक हेल्थ। आप लोग एमबीए कर सकते हो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में। और अगर और एक ऑप्शन है आपके पास, आप फार्मेसी सेटअप कर सकते हो, जो मैंने बताया रसशास्त्र एंड वैश्य चक्र वाला विषय, उसमें जो जो दिया हुआ है उसी का आप ज्ञान पूर्णता पूरी करके आप आपकी खुद की आयुर्वेद फार्मेसी ओपन कर सकते हो। ये हो गए। और एक है जो मैं अभी ये जो बताने जा रहा हूँ, ये सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट है। एक है RAV, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यालय। तो इसमें एक, अगर आपको इसको ज्वाइन करना है तो इसके लिए होती है एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो अगस्त सितंबर के दरम्यान होती है। तो ये अगर एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट आपने क्लियर कर ली, आपका अगर स्कोरिंग अच्छा आया, तो आपको एडमिशन मिल जाता है। अराउंड 80 स्टूडेंट्स कुछ तो रहते हैं, और ऑल ओवर इंडिया में RAV के गुरु होते हैं, जिसमें एल महादेवन सर है, सुनीता दामले सर है, रामदास यावड़ सर है। तो ये राष्ट्रीय गुरु है जो RAV के अंदर है। अगर आप RAV में सिलेक्ट हो गए तो आपको एक गुरु दिए जाते हैं, और वो जो है वो आपको एक कोर्स ड्यूरेशन है 2.5 साल का। तो उसमें आपको 1.5-2 साल आपके गुरु के पास रहकर उनसे शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती है, और वो आपको पूरा प्रैक्टिकली पूरा सिखा देते हैं। उसके बाद आपकी एग्जाम होती है, और उसके बाद आपकी एग्जाम होने के बाद आपकी ओरल एग्जाम होने के बाद, तो अगर आपने ये RAV जो है राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ वाला जो कोर्स है, अगर आपने एक बार क्लियर कर दिया, तो आप इतने कैपेबल होते हो कि आप आपकी OPD, प्योर आयुर्वेद OPD आप सीधा कोर्स के बाद डाल सकते हैं। I will talk about that later. About the PDS and PS, I will talk about that later. तो ये RAV भी एक ऐसा ग्रेट ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है,
BAMS के बाद हम, अगर आपको, जो मैंने कहा था कि अगर आपको पेशेंट्स के कांटेक्ट में वगैरह नहीं रहना है तो BAMS के बाद आप MD भी कर सकते हो। MD होने के बाद आप PhD भी कर सकते हो। उसके बाद आप, मतलब एक बार अगर आप MD हो गए तो आप लेक्चरशिप में भी जा सकते हो, आप एकेडमिक्स में जा सकते हो। एकेडमिक्स में भी बहुत अच्छा है और एकेडमिक्स में भी बहुत स्कोप है। इसके साथ साथ ही जब मैं BAMS में था, जब मैं BAMS फाइनल ईयर में था, तब मुझे रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड बायोस्टैटिस्टिक्स नाम का सब्जेक्ट नहीं, लेकिन अभी कुछ सालों पहले जो फाइनल ईयर है, जो ये जो डिवाइडेशन हुआ है, वन ईयर एंड हाफ ईयर, फोर्थ ईयर, तो इसमें इन्होंने रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड बायोस्टैटिस्टिक्स ये वर्ड ऐड कर दिया, सॉरी ये सब्जेक्ट ऐड कर दिया है। तो आप रिसर्च में भी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये फील्ड में भी जा सकते हो। साथ साथ ही आपको गवर्नमेंट में भी जॉब्स अवेलेबल है। आयुष मेडिकल ऑफिसर करके बहुत सारी पोस्ट निकलती है। उसके बाद आप यहाँ पे भी जा सकते हो। CCRA जो है ये सेंट्रल का है और इसमें बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं, तो एज ए सीनियर रिसर्च फेलो आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप BAMS कर रहे हो और अगर आप वैद्य बन गए हो तो आप अपनी खुद की OPD सेटअप कीजिए और आप अपना खुद का हॉस्पिटल को। B.Pharm के बाद क्या करना चाहिए? जी सर, बताएंगे थोड़ी देर में। तो ये हो गए BAMS के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं। तो अगर आपको BAMS अच्छे से करना है और अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको 3 चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है और आपको ये 3 चीजें करना भी बहुत जरूरी है, जिसमें हार्ड वर्क, सेकंड कंटिन्यूएशन, हार्ड वर्क, कंटिन्यूएशन, थर्ड वन डेडिकेशन। ये 3 थे पहले, अभी चेंज हो चुका है। अभी का पढ़ना है स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, डेडिकेटेडली करो और कंटिन्यूअसली करो। और अगर आपको आयुर्वेदी नहीं, अगर आप MBBS में भी सिलेक्ट होते हो, आप अगर होम्योपैथी में भी सिलेक्ट होते हो या आप किसी भी मेडिकल फील्ड में जाते हो, तो मेरे हिसाब से मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा, एक जो डॉक्टर होता है उसके पास एक क्या क्वालिटी होनी चाहिए, आपके ऑब्जर्वेशन स्किल्स जो है वो बहुत शार्प होनी चाहिए। क्योंकि पेशेंट अगर आपके OPD के जो OPD का जो आपका डोर रहता है वहां पे आया, उसके वहां से आपका ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए कि वो चल कैसा रहा है, वो आंख वगैरह उसकी कैसी है, उसके बॉडी का कलर वगैरह कैसा है। ये ऑब्जर्वेशन स्किल्स जो है ये आपके एट दैट लेवल डेवलप चाहिए और ये डेवलपमेंट आपकी ड्यूरिंग योर डिग्री, ड्यूरिंग योर BAMS कोर्स ये आ जाएगी। तो डॉक्टर बनने के लिए मतलब एक मेडिकल फील्ड में अगर आप आ रहे हो तो आपको ऑब्जर्वेशन स्किल्स ये बहुत हायर लेवल पे चाहिए। और एक ये BAMS के बाद आई थिंक BDS जो है, BDS PHC, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। B.Pharm के बाद में आपको वो भी बताऊंगा, क्योंकि ये जो है ये अभी
टॉपिक का ये नहीं, टॉपिक का एक्चुअली ये नहीं है, ये टॉपिक नहीं है डिस्कस का, सॉरी। सो this is the total information about the BAMS course. Uh, Anybody have any questions? You can ask me. Anyone? No questions? So once again, my Shashi Dream Foundations और श्री हर्षल डोके सर से शुक्रिया कहना चाहूँगा कि इन्होंने मुझे आयुर्वेद के बारे में 2 शब्द कहने की अपॉर्चुनिटी दी, उसके लिए सर थैंक यू सो मच, धन्यवाद।